बॉन्डिंग जब हम बात करते हैं तो हमारे पास बेसिकली वो टॉपिक डिस्कस करने होते हैं कि कोई भी मॉलिक्यूल में किस टाइप का बॉन्डिंग है, पहली बात। तो दूसरी बात होती है कि वो बॉन्डिंग के कारण उसमें उसका स्ट्रक्चर क्या है और उस स्ट्रक्चर से रिलेटेड कुछ पैरामीटर्स की बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम अगर बॉन्डिंग की बात करते हैं तो 3 टाइप के बॉन्ड आते हैं। पहला बॉन्ड आता है आयोनिक बॉन्ड, दूसरा टाइप का बॉन्ड आता है कोवैलेंट और तीसरा टाइप का बॉन्ड आता है मेटैलिक। ठीक है, कोवैलेंट जो होता है वो 2 टाइप में जाना जाता है। ठीक है, एक तो होता है कोवैलेंट एज इट इज एंड दूसरा होता है कोऑर्डिनेट। तो मैंने यहाँ पर कोवैलेंट के 2 टाइप्स लिखे, एक को जिसको कोवैलेंट कहा जाता है और दूसरा कौन सा हो जाएगा कोऑर्डिनेट। ना अब हम स्टार्ट करने के लिए सबसे पहला कौन सा बॉन्ड लेते हैं, आयोनिक बॉन्ड। अब आयोनिक बॉन्ड अगर मैं बात करता हूँ तो आयोनिक बॉन्ड बेसिकली फॉर्म किसमें से हुआ है, एक कैटायन, ठीक है, और एक एनायन। कैटायन जो था उसने एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया, वो इलेक्ट्रॉन किसके पास चला गया, एनायन के पास, और वो क्या चार्ज ले लिया, माइनस। तो कैटायन एनायन जो है वो दोनों एक दूसरे को अटैक करना शुरू करेंगे। ठीक है, अब ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस में हम आपको अगर बात करते हैं, जैसे मेटल है मेरे पास, जैसे एम, ये मेटल सबसे पहले किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, मेटल अगर मैं ले रहा हूँ, एलिमेंट अगर मैं ले रहा हूँ, एम ले रहा हूँ, तो ये सॉलिड में से पहले किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एम गैस में कन्वर्ट होगा। ये जो मेटल जो गैस में कन्वर्ट हुआ है ये फर्दर क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा, तो ये एम प्लस गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है ना, अगर दूसरा मैं एलिमेंट लेता हूँ ई, ये भी किसमें था, सॉलिड में था, गैस में था, गैस में था। तो जैसे अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ NaCl का, तो NaCl जो है, Na जो है वो सॉलिड में है, बट Cl जो है वो गैसियस फॉर्म में है। तो जो नॉन मेटल है ये बेसिकली क्या बन जाएगा, मेटल, और ये बन जाएगा नॉन मेटल। तो अगर ये जो गैस फॉर्म में है इसको तो हमें सबसे पहले ब्रेक करना पड़ेगा, हाफ मोल ऑफ ई। ठीक है, जैसे अगर मैं ई लेता हूं तो उसको पहले मुझे गैस में हमें बॉन्ड ब्रेक करना है। तो मैं यहाँ पर एग्जांपल जो है ये हो सकता है, ये ई एटम, ये हो सकता है मॉलिक्यूल है, जैसे क्लोरीन की बात करते हैं तो एटम में लाना पड़ेगा, वो भी किस फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म में है। अब ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और ई माइनस चला जाएगा इसमें गैसियस फॉर्म में ना। अब ये जो दोनों जो आयन्स हमारे पास मिल चुके हैं, ई प्लस एंड ई माइनस, ये दोनों कंबाइन होंगे और कंबाइन होकर क्या फॉर्म करेंगे, ई एम ई, एम ई। ठीक है, अब ये जो एम ई अगर मैंने फॉर्म करना है तो ये जो चार्ज है उसका वो तो हमने हटा दिया है, तो ये जो एनर्जी है, ये जो एनर्जी इसको हम कहते हैं जो एनर्जी रिलीज होगी तो वो होगा लैटिस एंथैल्पी। गैस की जो प्लस में जाएगा, न्यूट्रल से प्लस में जाएगा, वो होगा आयोनाइजेशन एंथैल्पी। गैस ये जो अगर इन शॉर्ट अगर हमें है जो नॉर्मली होता ही है, तो यहां पर मुझे आएगा डिसोसिएशन एंथैल्पी, डीई बोलता है, डिसोसिएशन एंथैल्पी। अब ये गैस फेज में जाए तो ये बोलता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो ई चीज हो जाएगा। सॉलिड से गैस में जाएगा तो इसको हम बोल सकते हैं सब्लिमेशन या फिर एटोमाइजेशन, डिपेंड करेगा सिचुएशन क्या है। तो ये बन जाएगा सब्लिमेशन या फिर बन जाएगा एटोमाइजेशन। ठीक है ना, अगर ये पूरा सीन अगर आप देखते हो तो आपको क्या पता चलता है कि अगर मुझे एक आयोनिक बॉन्ड फॉर्म करना है तो वो आयोनिक बॉन्ड फॉर्म करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहला पैरामीटर बन सकता है कि ये जो टर्म है ये हमारी बहुत डिसाइडिंग नहीं बन पाता क्योंकि हम उनको जनरलाइज नहीं कर सकते, या फिर वो सब्लिमेशन एटोमाइजेशन पहला तो कंडीशन होगा। इंपॉर्टेंट पैरामीटर कौन सा बन जाता है, आई। तो आई किसका है, मेटल का है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, लूज कर रहा है, तो लोएस्ट आई ये होना चाहिए। ठीक है, सेकेंड पैरामीटर जो होगा वो होगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये क्या होना चाहिए, हाईएस्ट है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, अब मैं ये लोएस्ट और हाईएस्ट क्यों बोल रहा हूं, एंड नेक्स्ट है लैटिस। थर्ड पैरामीटर हमारे क्या होगा, हाईएस्ट लैटिस।
डेल्टा एच लैटिस एंथैल्पी, इन तीनों का सम आएगा ना। अब ये जो टोटल जो सम होगा, ये आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन का जो पूरा प्रोसेस होगा, फाइनल प्रोसेस का अगर डेल्टा एच नेट अगर मैं बोलता हूं नेगेटिव है, दैट विल करस्पॉन्ड टू नेगेटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा जी। और अगर डेल्टा जी नेगेटिव है, ये हमें करस्पॉन्ड किसको करेगा? स्पॉन्टेनियस फॉर्मेशन ऑफ द आयनिक बॉन्ड। तो मैं कंक्लूड क्या कर रहा हूं? नेट डेल्टा एच जो है वो जितना ज्यादा नेगेटिव होगा, उतना वो बॉन्ड फॉर्मेशन, आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन क्या होता जाएगा? मोर एंड मोर स्पॉन्टेनियस। क्लियर? तो अब हमारे लिए ये मेन पॉइंट बन जाता है, डेल्टा एच नेट ये क्या होना चाहिए? एज नेगेटिव एज पॉसिबल। ये हमारे लिए बेसिक एक रूल बन जाता है कि हमें मैक्सिमम कोशिश ये करनी है कि डेल्टा एच नेट जो है ये क्या रहे? एज नेगेटिव एज पॉसिबल। अब हम डेल्टा एच नेट इन तीनों से निकाल रहे हैं। अब इन तीनों का अगर मैं बात करता हूं तो सबसे पहले डेल्टा एच आई, ये जो वैल्यू है ये हमेशा क्या रहेगा? पॉजिटिव। डेल्टा एच ईजी, ईजी क्या है? इलेक्ट्रॉन बीम एंथैल्पी, ये क्या रहेगा? नॉन मेटल की बात कर रहे हैं तो ये नेगेटिव रहेगा, बट अगर हम नोबल गैस की बात करते तो पॉजिटिव हो सकता था, बट सिंस आयनिक कंपाउंड में कोई भी नोबल गैस पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो ये क्या रहेगा? नेगेटिव। एंड डेल्टा एच लैटिस जो है ये क्या रहेगा? नेगेटिव, क्योंकि एनर्जी तो रिलीज होगी, आयन जो गैसियस फॉर्म में है वो जो सॉलिड रहेगा। तो हमारे लिए मेन पॉइंट क्या है? डेल्टा एच आयनाइजेशन एंथैल्पी जितना मिनिमम होगा उतना बेटर है, और ये दोनों वैल्यू जितने मैक्सिमम होंगे उतने बेटर है। ठीक है ना? खास अगर हम लैटिस एंथैल्पी की बात करते हैं तो लैटिस एंथैल्पी बेसिकली दो पैरामीटर पर डिपेंड करता है। ठीक है? तो चार्ज क्या होना चाहिए? चार्ज ऑन आयंस ये क्या होने चाहिए? इंटेंस। एंड सेकेंड अगर बात करता हूं, साइज क्या होना चाहिए? स्मॉलेस्ट। दैट मीन्स ये जो दोनों पैरामीटर्स है, चार्ज ऑन आयंस क्या होना चाहिए? इंटेंस होना चाहिए। साइज क्या होना चाहिए? स्मॉलेस्ट। अगर ये दोनों पैरामीटर फुलफिल हो जाते हैं तो लैटिस एंथैल्पी उतना हाइयर होता जाएगा। अगर ये वैल्यू नेगेटिव होता जाता है तो ओवरऑल नेट डेल्टा एच भी क्या होता जाएगा? नेगेटिव होता जाएगा। तो आपको जो क्वेश्चन पूछा जाता है इस पूरे टर्म्स में, तो यहाँ पर जितना भी लिखा हुआ उन सबसे क्वेश्चन बन जाते हैं कि आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट सिचुएशन की क्या है, या फिर आपको डायरेक्टली एग्जाम्पल्स आते हैं कि इन एग्जाम्पल्स में सबसे बेस्ट आयनिक बॉन्ड किसका होगा। तो आपको सबसे पहले इन चीजों का ध्यान रखना है, इन तीन चीजों का, कि उसका आयनाइजेशन एंथैल्पी हर एक एलिमेंट का क्या होना चाहिए? इट शुड बी द लोएस्ट पॉसिबल, जो कि खास करके मेटल का आएगा। नेक्स्ट हम इलेक्ट्रॉन बीम एंथैल्पी ये क्या होना चाहिए? हाईएस्ट पॉसिबल। एंड थर्ड हम कहते हैं लैटिस एंथैल्पी भी शुड बी हाईएस्ट न्यूमरिकली। ठीक है? तो याद रखना ये तीनों के तीनों कौन है? ये हमारे लिए आयनिक बॉन्ड की बात कर रहे हैं, ये तीनों के तीनों डेल्टा है, डिफरेंस है। ठीक है? तो नेक्स्ट हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं, एंड दैट इज कोवैलेंट बॉन्ड। अब यहां से आयनिक बॉन्ड से निकलकर जब हम कोवैलेंट बॉन्ड में जाते हैं तो कोवैलेंट बॉन्ड में याद रखना हमारे पास दो अलग अलग टाइप के बॉन्ड आते हैं। एक आता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड और एक आता है कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है? तो कोवैलेंट बॉन्ड अगर हम फर्स्ट टाइप देखते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये तो उसका बेसिक रूल है। एंड सेकेंड पॉइंट होता है कि ईच एलिमेंट इज शेयरिंग वन इलेक्ट्रॉन। ठीक है? तो ये क्या बन जाएगा? कोवैलेंट। बट इफ वन ऑफ द टू shares both the electron, then the bond is called coordinate or additive. ठीक है?
तो आपको ये याद रखना है कि अगर दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एलिमेंट दे रहा है तो ऐसे बॉन्ड को क्या कहा जाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहा जाएगा। बट अगर दोनों एक ही इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो उसको क्या कहा जाएगा, कोवैलेंट कहा जाएगा। ठीक है ना। कोवैलेंट बॉन्ड को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास थियरीज है। कौन सी थियरी है? सबसे पहले थियरी आती है VBT एंड सेकेंड थियरी आती है MOT। ठीक है, अब यहां से ध्यान रखना कि जब हम एक कोवैलेंट बॉन्ड को एक्सप्लेन करते हैं तो हम दो थियरीज यूज करते हैं। सबसे पहला कौन सा है? VBT है। एंड VBT को हम एक सपोर्टिंग सिचुएशन में आते हैं, VSEPR थियरी। ठीक है, ये किसके सपोर्ट में है? VBT के सपोर्ट में। MOT बेसिकली एनर्जी लेवल डायग्राम, वो आपको सब कुछ आइडिया दे देगा, बट वो आपको जो कंक्लूजन देगा, ठीक है, यहां जो कंक्लूजन मिलेगा वो होगा गिव्स डिटेल्स ऑफ स्ट्रक्चर एंड इट्स पैरामीटर्स। जैसे कि बॉन्ड एंगल है, शेप है, वो हमारे दो है। फिर उसके अगर ये दोनों चीजें आपको अगर पता है तो आप डायरेक्टली प्रेडिक्ट कर सकते हो कि उसका डायपोल मूवमेंट क्या होगा। ठीक है, उसका सरफेस एरिया कितना हो सकता है। MOT उसके अगेंस्ट में आपको एनर्जी लेवल डायग्राम्स देता है। मतलब बेसिकली ये कुछ नंबर्स में बात करेगा। ठीक है, तो एक्चुअल अगर आपको स्ट्रक्चर की बात करनी है कि ये टेट्राहेड्रल है, ऑक्टाहेड्रल है, स्क्वायर पिरामिड है, जो भी शेप की जब भी हम बात करेंगे, हम बेसिकली जिस पर फोकस करें, इसका मतलब है VSEPR एंड उससे सपोर्टिंग VSEPR सपोर्टिंग है। बेसिकली हम किसकी बात कर रहे हैं? VBT। बट अगर हम कुछ नंबर्स में बात कर रहे हैं, बॉन्ड ऑर्डर की बात कर रहे हैं या इलेक्ट्रॉन फिलिंग सीक्वेंस, खास करके बॉन्ड ऑर्डर ये जो टर्म है, ये हम किसमें डिराइव करेंगे? MOT। नाउ एज पर योर सिलेबस आपके लिए VBT बहुत एक्सटेंसिवली आपको पढ़ना है। ईच एंड एवरी मॉलिक्यूल में आपको VBT अप्लाई करना आना चाहिए। MOT हमारे लिए बहुत ही लिमिटेड सिचुएशन में पढ़ाया जाएगा, तो उसके जो कंक्लूजन है वो भी बहुत डेप्थ में नहीं है। आपको सुपरफिशियल लेवल में समझाया जाएगा कि MOT का बेसिक क्या का एप्लीकेशन होगा। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि हमारे पास VSEPR एंड VBT का क्या एप्लीकेशन जाता है। ठीक है ना। अब अगर हम उसमें एग्जाम्पल्स के लिए लेते हैं तो कुछ बेसिक एग्जाम्पल्स ले रहे हैं। जैसे कि मैं बात कर सकता हूँ कि मीथेन मॉलिक्यूल है, फिर उसके बाद अमोनिया मॉलिक्यूल है। ये आपको क्या करेंगे, जनरल आइडिया दे देंगे कि ये क्या होता जा रहा है। ठीक है, ना सबसे पहले आते हैं VSEPR थियरी। This is basically वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थियरी। अब ये थियरी आपको क्या क्या इंडिकेट करती है? सबसे पहला वो कोई भी ये बात नहीं कर रहा है कि ये मॉलिक्यूल ऐसा होगा, ये मॉलिक्यूल ऐसा होगा। ये बेसिकली एक ज्योमेट्रिकल थियरी है, मतलब एक स्ट्रक्चर को हम डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, पॉसिबल स्ट्रक्चर को डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, बाय हेल्प ऑफ सर्टेन शेप्स। ठीक है, तो VSEPR थियरी इनफैक्ट एक सिंपल थियरी है जो सिर्फ और सिर्फ आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि अगर कुछ आइडियल सिचुएशन हम आइडेंटिफाई करते हैं कि अगर एक मॉलिक्यूल बनता है तो उसमें ये सिचुएशन हो सकता है। उस सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए, उनको कंसिडर करते हुए कि वो फाइनली स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, याद रखना वो आपको कभी भी ये कंफर्मेशन नहीं बताएगा, आपको बताएगा कि ये पॉसिबिलिटी मैक्सिमम पॉसिबल सिचुएशन ये है। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि वो आपको बाकी सभी ऑप्शंस को, जैसे हमने बात करते हैं सर्टेन शेप है, उस शेप में कई सारे पॉसिबिलिटीज बन सकती है, तो उन पॉसिबिलिटीज को हम हटाते जाते हैं और हटाने के बाद जो फाइनली जो रह जाता है तो
नोट लेते हैं AB3, देन लेते हैं AB4, देन लेते हैं AB5, AB6, ठीक है। अब AB7 की अगर मैं बात करता हूं तो वहां पर कुछ एक्सेप्शनल सिचुएशन है, एक ही मॉलिक्यूल है, ठीक है। नाउ AB मॉलिक्यूल मतलब दो एटम्स है, दो एटम्स अब कैसे भी लिंक करो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये हमेशा क्या रहेगा, लीनियर। अब AB2 आता है तो AB2 में एक सेंटर पे A है और उसके दो साइड पर दो A है, तो ये भी क्या आ जाएगा, लीनियर। AB3 जो आता है, AB3 आएगा ट्राइगोनल प्लेनर। दैट मीन्स हमने क्या किया, एक सेंटर पे A रखा है और उसके तीन B के साथ बॉन्ड फॉर्म कर दिए। अब ये तीन B के साथ बॉन्ड फॉर्म करने के लिए हमने सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या मेंटेन करी, कि तीनों के बीच में जो एंगल होगा, यहाँ जो एंगल होगा ये 120 है, ताकि यहाँ पर भी एंगल एग्जैक्टली कितना मेंटेन रहेगा, 120 डिग्री ही मेंटेन रहेगा। तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, 120। इन शॉर्ट हमने वो शेप क्या बना लिया, ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। AB4 जो है वो AB4 में मैक्सिमम अगर पॉसिबिलिटी की जाता है तो हमारे पास मिलता है टेट्राहेड्रल। AB5 के लिए आते हैं तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, AB6 के लिए आता है तो ऑक्टाहेड्रल, और AB7 के लिए आते हैं तो एज पर द लॉजिक जब यहां तक आते हैं तो हमारे पास आना चाहिए था पेंटागोनल बाइपिरामिडल, बट ये पेंटागोनल बाइपिरामिडल नहीं होता है, ठीक है। अब इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो हम आखिरी में कर लेंगे, इसलिए इसको यहाँ डिस्कस नहीं करें। मैंने जहाँ कुछ लिख दिया है, आपको पता है कि AB7 पे पॉसिबल है ना। ये जो हमने जो डेटा लिखा है, इस डेटा में आपको कुछ नहीं करना है, आपको सीधा सीधा इसको याद कर लेना है, ठीक है ना। लीनियर यहाँ तक बोला है, दो ही एटम से तो एंगल कुछ भी नहीं हो सकता। अगर मैंने AB2 लिया है तो हमने स्ट्रक्चर जो ड्रॉ किया है वो साइड में कौन है, ए, सेंटर पे ए है और दो भी है, एंगल कितना आएगा, 180 डिग्री, ठीक है। ट्राइगोनल प्लेनर है तो सेंटर पे ए है और तीन कौन है, बी है, तो उसके अकॉर्डिंग ये जो एंगल आएगा ये कितना आ जाएगा, 120। टेट्राहेड्रल जो है, टेट्राहेड्रल के लिए हम क्या करते हैं, हमने सेंटर पे एक ए रखा है और ये तीन ऐसे सिमेट्रिकली बी मेंशन किए हुए हैं, ठीक है। तो ये जो एंगल होगा दैट विल बी 109.5 डिग्री, और अगर एग्जैक्टली लिखना है तो वो एग्जैक्ट एंगल बन जाएगा 109 डिग्री 28 मिनट्स, ठीक है, 0.5 डिग्री लिखा है। ये किसके लिए था, टेट्राहेड्रल के लिए, ये ट्राइगोनल प्लेनर, ये लीनियर, और यहाँ पर भी एंगल तो बोल नहीं सकते क्योंकि ये भी है। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल की जब हम बात करते हैं तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल की हमारे पास सेंटर पे एक ए है। अब मैं उसको इस तरह से प्रेजेंट करते चला, ठीक है। उसके दो पॉइंट्स हैं, यहां पर भी एक बी है, बाकी सारे बी में प्लेस कर रहा हूं। तो यहां पर बेसिकली दो टाइप के एंगल आते हैं। ये जो एंगल होगा ये होगा 90 डिग्री, और ये जो एंगल होगा ये होगा 120 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे एक छोटा सा पॉइंट और भी मेंशन करते हैं कि जो ये दोनों जो है, इसको मैं नंबर देता हूँ 1, 2, ये 3, 4 एंड 5। तो B1, B2 ये जो है B1 एंड B2 ये जो है इसको कहा जाता है एक्सियल पोजीशन, एंड B3, B4, B5 इनको कहा जाता है इक्वेटोरियल। ये बस आपको याद रखना है, क्योंकि एंगल कितना याद रखना है, ठीक है। दोनों एक्सियल के बीच में तो डेफिनेटली 180 रहेगा, और एक्सियल इक्वेटोरियल का एंगल कितना है, 90, और इक्वेटोरियल का एंगल कितना आएगा, 120। ऑक्टाहेड्रल की जब हम बात करते हैं तो ऑक्टाहेड्रल में सेंटर पे मैं ए लिख रहा हूं और उसके में 4 बॉन्ड्स फॉर्म कर रहा हूं, ठीक है, और ऊपर एक है और नीचे एक है। तो हर एक जो एंगल होगा हर जगह में बी लिखना शुरू कर देता हूं, तो ईच एंड एवरी एंगल इज 90 डिग्री, ठीक है। तो अब हमारे पास कुछ एक सर्टेन सिचुएशन है, अगर AB2 टाइप है तो लीनियर है 180 डिग्री, AB3 है तो ट्राइगोनल प्लेनर 120 डिग्री, AB4 है तो टेट्राहेड्रल एंड 109.5 डिग्री, एंड AB5 है तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। पर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में आपको दो एंगल याद रखते हैं, एक तो 90 डिग्री है
नेक्स्ट अगर मैं इसी में ABE2 करता हूं तो ये आ जाएगा लीनियर। नेक्स्ट अगर मैं लेता हूं AB4, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। AB4 में से हम क्या करते हैं, AB3E कर देते हैं। अब मतलब एक लोन पेयर है। अब अगर मैं AB4 स्ट्रक्चर लेता हूं तो एक लोन पेयर हटा देता हूं तो ये शेप क्या बन जाएगा, पिरामिडल। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं AB2E2, ये वापस क्या बन जाता है, बेंड और वी शेप, या फिर हम बोल सकते हैं एंगुलर। यहां पर भी क्या आ जाएगा, एंगुलर। बट याद रखना, एंगुलर विथ 1 लोन पेयर, एंगुलर विथ 2 लोन पेयर। अब नेक्स्ट अगर मैं लेता हूं ABE3 तो ये बन जाएगा लीनियर। ठीक है ना। AB4 के बाद अब हम आते हैं AB5। AB5 को मैं पहला लिख सकता हूं AB4E। ठीक है ना। अब ध्यान से देखना, AB4E मतलब में ये जो शेप है, उस शेप में हमें क्या करना है, एक लोन पेयर। एक लोन पेयर प्लेस करने के लिए आपके पास दो ऑप्शंस हो सकते थे। या तो आप कहां पर प्लेस कर रहे हैं, या तो आप प्लेस कर रहे हैं उसको एक्सियल पोजीशन पे, या फिर हम प्लेस कर रहे हैं उसको इक्वेटोरियल पोजीशन पे। एक्सियल पोजीशन पे प्लेस करोगे तो रिपल्शन इन तीनों के साथ ज्यादा चला जाएगा क्योंकि 90 पर है। बट इक्वेटोरियल पोजीशन पे प्लेस करोगे तो इन दोनों के साथ रिपल्शन 90 पर होगा, बट इन दोनों के साथ 180 पर होगा। तो कंपैरेटिवली हमारे पास जो शेप आएगा, उस शेप में पहला पॉइंट क्या आएगा, AB4E में लोन पेयर जो है, जो E जो बात कर रहे हैं जिसको लोन पेयर बोलते हैं, वो कहां पर है, इक्वेटोरियल पोजीशन पे है। ठीक है, वाई इक्वेटोरियल, टू मिनिमाइज द रिपल्शन। ठीक है ना। सेकेंड अगर हम बात करते हैं पॉइंट, हमें दो पॉइंट का ख्याल रखना है। पहला पॉइंट क्या है कि लोन पेयर हमने कहां प्लेस किया है, और सेकेंड पॉइंट एक बार लोन पेयर प्लेस करने के बाद शेप क्या हो रहा है। तो पहला लोन पेयर हमने कहां प्लेस कर दिया, इक्वेटोरियल। अब शेप क्या हो जाएगा, वो शेप में डायरेक्टली लिख देता हूं, दैट इज सी-सॉ शेप। ठीक है, आपको ये पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं AB3E2, अब इसमें सबसे पहला हमारे लिए क्वेश्चन क्या है कि लोन पेयर कहां पर है। वापिस दो लोन पेयर में तीन जगह पॉसिबल है, दोनों एक्सियल पे। अगर मैं दोनों एक्सियल करता हूं तो इसका इसके साथ तो रिपल्शन नहीं होगा, बट इसका इन तीनों के साथ रिपल्शन हो जाएगा, इसका इन तीनों के साथ। अगर मैं एक एक्सियल इक्वेटोरियल रखता हूं तो ये 90 पर दो लोन पेयर आ रहे, तो पॉसिबल ही नहीं है। बट अगर मैं दोनों इधर रख देता हूं तो ये मिनिमम रिपल्शन में चला जा रहा है। तो टू लोन पेयर्स कहां पर है, इक्वेटोरियल। और अगर मैंने दोनों लोन पेयर को इक्वेटोरियल प्लेस कर दिया तो ये स्ट्रेट ऐसा बनेगा और एक बी बनेगा। तो बेसिकली क्या बना, टी शेप। तो ये सेकंड क्या बन जाएगा, टी शेप। बट अब ये जो टी शेप है, ये इस तरह से शेप बनेगा। ये जो दोनों लोन पेयर है इसको पुश करेंगे तो ये ऐसा ना होगा कि बेंड टी होगा। तो ये बेसिकली क्या होगा, बेंड टी शेप। इसको मैं हल्का सा स्ट्रक्चर ड्रॉ करते जा रहा हूं। एक्चुअली हम क्या इमेजिन कर रहे थे, यहां पर कौन है, ए है, यहां पर एक बी है, यहां पर एक बी है, और यहां पर एक बी है। यहां पर कौन है, एक लोन पेयर, सेकेंड लोन पेयर यहां पर। बट इन फैक्ट वो एक्चुअली क्या करेगा, ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा, दोनों मिलकर रिपेल करते जाएंगे। तो ये एक्चुअली बन जाएगा ए। अब बी जो है ये हल्का सा ऐसे यहां पर आएगा, एक भी हल्का सा यहां पर आएगा, एक भी ऐसे रह जाएगा। इसका एक लोन पेयर और इसका एक लोन पेयर। तो ये बेसिकली शेप जब हम बात करेंगे तब हम शेप सिर्फ इतने का ही शेप बताते हैं। तो यहां पर आप यहीं पर शेप अगर बताने की कोशिश करते हैं तो ये क्या बन रहा है, बेंड टी शेप। ये कौन सा है, टी शेप है, ये बेंड टी शेप है। ठीक है ना। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं, यहीं पर लिख देता हूं मैं, इसको मैं रब करते जा रहा हूं। ठीक है, उसको हम बाद में करेंगे, ये मैं स्टार्टिंग में रब कर देता हूं। नेक्स्ट अब हमारे पास नेक्स्ट कैटेगरी कौन सा हो जाएगा, AB2E3। तो वापस पहला पॉइंट हमारे पास क्या है कि तीनों लोन पेयर्स हमें कहां प्लेस करने हैं। तो एज यूजुअल तीनों लोन पेयर्स हम कहां प्लेस कर रहे हैं, 3 लोन पेयर्स कहां पर प्लेस कर रहे हैं, इक्वेटोरियल। ठीक है, और उसके कारण शेप जो आ जाएगा, ये 3 लोन पेयर है तो सिर्फ ये और ये भी रह जाएगा, तो ये शेप क्या आ जाएगा, लीनियर। अब ये
लीनियर मतलब एग्जैक्टली ऐसे ही रहता है क्योंकि तीनों तरफ से सिमिलर रिपल्शन है, तो नो बेंडिंग, ठीक है, डायरेक्टली क्या होगा, लीनियर। हमें सिर्फ इसमें याद रखना है कि ये टी शेप ना होते हुए क्या है, बेंड टी शेप है, ठीक है। अब इसके बाद अगर मैं और एक बना देता हूँ ABE4 करता हूँ, तो ये पॉसिबल है ही नहीं स्ट्रक्चर और ना ही हमारे पास ऐसा कोई स्ट्रक्चर अवेलेबल है, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट टाइप में चला जाता हूँ, दैट इज AB6। AB6 में पहला होगा AB5E, और अगर मैं AB5E लेता हूँ तो अब हमारे लिए सिचुएशन क्या बनता है, ये जो क्या करें, ईच एंड एवरी पोजीशन आपस में एंगल कितना है, 90 डिग्री, दैट मींस ऑल पोजीशंस आर इक्वल। यहाँ पर ऑल पोजीशंस इक्वल नहीं है, यहाँ पर ऑल पोजीशंस इक्वल है, यहाँ कोई एक्सियल और ना ही कोई इक्वेटोरियल टर्म है, तो हम कहीं पर भी बी को लगा देते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल को यहाँ पर लगा देता हूँ एक लोन पे, तो वो जो शेप बन जाएगा वो 4 एक प्लेन में, एक ऊपर है स्क्वायर पिरामिड। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट क्या था, लोन पेयर, जैसे मैं लोन पेयर लेता हूँ, ठीक है, वो कहीं पर भी प्लेस कर देते हैं, ऑल पोजीशंस इक्वल। तो सेकंड जो शेप पोजीशन जो जनरेट हो रहा है, वो शेप क्या जनरेट हो रहा है, स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है। तो सेकंड जो पॉइंट है हमारे लिए वो ये है कि शेप क्या जनरेट हो रहा है। नाउ नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ AB4E2, अब इसमें हमें डिसाइड करना होता है कि दोनों लोन पेयर कहां पर होंगे। तो याद रखना, दोनों लोन पेयर को आप या तो 90 पर रख सकते हो या तो 180 पर रख सकते हो। तो डेफिनेटली टू लोन पेयर्स कहां पर होंगे, एट 180 डिग्रीज टू ईच अदर। तो अगर मैं कहीं पर ये दोनों 180 रख देता हूं तो बचेगा कैसे ये, तो उसका शेप क्या बन जाएगा, स्क्वायर प्लेनर, ठीक है ना। एंड लास्ट हमारे पास जो बचा है, इसमें अगर मैं एक और बी कम कर देता हूँ, ये B3E3 कर देता हूँ, तो चाहे कुछ भी हो जाए 90 पर तो दो लोन पेयर्स आ जाएंगे और ये सिचुएशन इनवैलिड हो जाएगा। अब हमारे पास लास्ट जो हमने जो AB7 की बात कर रहे थे, AB7 में अगर हम यूज करते हैं AB6E, ठीक है, तो वापस AB7 को मैं पहले डिस्कस करता हूँ। AB7 में होना क्या चाहिए था, होना चाहिए था ट्राइगोनल, सॉरी पेंटागोनल, एक्चुअल एक्सपेक्टेड कौन सा है, पेंटागोनल बाइपिरामिडल, ये कौन सा है, एक्सपेक्टेड, ठीक है। बट एक्चुअल जो है वो है डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। एक्सपेक्टेड ये है बट एक्चुअल डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल है। नाउ AB6E की जब हम बात करते हैं तो वहां पर भी वापस हमारे पास एक लोन पेयर प्लेस करना है, ठीक है। अब एक लोन पेयर प्लेस करने के जो सिचुएशन आएगा, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम कहां प्लेस कर सकते हैं, 5 पेंटागन में रख सकते थे एंड उसको कर सकते थे। तो बेसिकली हम ये जो एग्जांपल है इसको हम एक स्पेशल केस के अकॉर्डिंग ही देख लेते हैं, तो उसको जहां जहां एग्जांपल आएगा वहां पर हम उसको वेरीफाई कर लेंगे। तो आपको सिंपली क्या करना है, ये हटा देता हूं मैं ये, ठीक है ना। नेक्स्ट है कि ये हमारे लिए बेसिक क्या चाहिए, बेसिकली क्या डिस्कस कर रहा है, उसके शेप्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। अब हम बेसिक क्या थ्योरी से सेकंड थ्योरी में जा रहे हैं, एंड दैट इज बेसिकली VBT, ठीक है, वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी। अब हम नेक्स्ट इस पर जा रहे हैं, दैट इज VBT, दैट इज वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी। वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी सिर्फ आपको सिचुएशन आइडेंटिफाई कराएगा कि ये एलिमेंट है, उस एलिमेंट को दूसरे किसी एलिमेंट के साथ बॉन्ड फॉर्म करते हैं तो सिचुएशन क्या हो सकता है। तो VBT में सबसे पहला हमारे लिए होता है, ठीक है, टू जनरेट
formed by the central atom। ठीक है, तो ये जितने भी बॉन्ड फॉर्म करना है उसमें आपको इक्वल नंबर क्या करना है, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स करने हैं। अब ये हम कैसे करेंगे, ये अनपेड इलेक्ट्रॉन कैसे करेंगे, बाय एक्साइटिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम लोअर एनर्जी ऑर्बिटल, लोअर एनर्जी ऑर्बिटल टू हायर एनर्जी orbital, but only in the same shell। ठीक है, ये खास याद रखना। आप इलेक्ट्रॉन एक्साइट तो कर दोगे, बट इलेक्ट्रॉन एक्साइट करने के लिए लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में एक्साइट कर देते हैं, जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको एक्साइट करके अनपेयर्ड बना देते हैं। बट द मेन पॉइंट टू बी नोटेड इज कभी भी एक शेल में से दूसरे शेल में नहीं जाएगा। इसका साफ मतलब है कि सेकंड शेल से अगर मैं बात कर रहा हूं तो 2s में से 2p में जा सकता है, 3s में से 3p में जाएगा, 3s में से 3d में जाएगा, बट 2 में से कभी भी d में नहीं जाएगा। ठीक है, इसको आपको खास ध्यान रखना है इस एक पॉइंट ना। अब हमने क्या कर दिया, हमने जनरेट कर दिया क्या, एप्रोप्रिएट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। वो एप्रोप्रिएट नंबर क्या था, उसके कितने बॉन्ड्स फॉर्म करने ना। अब हम सेकंड पॉइंट हम क्या करते हैं, हम वो सारे ऑर्बिटल्स जो कि एप्रोप्रिएट नंबर जो बॉन्डिंग के हैं, ठीक है, उसको हम इंक्लूड करते हैं ना। ऑल द फुल्ली फिल्ड और हाफ फिल्ड orbitals of the valency shell are mixed and new hybrid orbitals are generated। क्लियर। अब ये जो स्टेप है सेकंड, ऑल द फुल्ली फिल्ड और हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स ऑफ द वैलेंसी शेल आर मिक्स्ड एंड न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर जनरेटेड। खास याद रखना, यहाँ पर हमने कोई एम्प्टी ऑर्बिटल का रेफरेंस नहीं लिया है। क्लियर एकदम। तो ये हम तो क्या कर रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशन कर रहे हैं। पहले हमने क्या किया था, एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, सेकंड हमने क्या कर दिया, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन करने का मतलब है कि जितने भी ऑर्बिटल्स अवेलेबल हों, भले उसमें कंप्लीटली फील्ड हो या हाफ फील्ड हो, वो दोनों के टाइप के ऑर्बिटल्स को क्या करते हैं, मिक्स करते हैं और नए सिरे से नए ऑर्बिटल फॉर्म करते हैं। जितने मिक्स करोगे उतने ही वापस भी मिल जाएंगे ना। पॉइंट ये होता है कि अब जो भी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म हुए हैं, अब उनको अगर हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देते हैं तो हमारे लिए थर्ड पॉइंट ये आ जाता है, ऑल द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ऑल द हाइब्रिड orbitals are arranged in symmetrical ठीक है। अब सिमेट्रिकली जब आप अरेंज करोगे, रिजल्यूशन है कि यही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आगे जाकर क्या फॉर्म करने वाले हैं, सिग्मा बॉन्ड एंड नेवर अ पाई बॉन्ड। तो अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या होता है, these hybrid orbitals overlap with the hybrid or unhybrid orbitals of other atom। ठीक है, अदर आइटम। यहां पर हमारे लिए क्या बनता है, गिविंग अ बॉन्ड फॉर्मेशन, एंड कौन सा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, नॉट अ पाई बॉन्ड। ये बेसिक आपको पॉइंट समझ में आ गए। ठीक है, अब यहां से हम कुछ पॉइंट्स की बात करते हैं। सबसे पहले अगर मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, ठीक है, मीथेन का। मीथेन जैसे CH4
CH4 का सेंट्रल एटम कौन है? कार्बन। तो कार्बन का वैलेंस शेल 1s 2s एंड 2p, ये तीन होंगे। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2p में 1 और 1 इलेक्ट्रॉन। टोटल कितने हो गए? 6। ये बन जाएगा 1s, ये बन जाएगा 2s और ये बन जाएगा 2p। ठीक है। अब ये जो सिचुएशन है 1s 2s 2p वाला, इस सिचुएशन में हमारे लिए क्या कंडीशन है? सबसे पहला कंडीशन है कि टोटल मीथेन कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है? 4 बॉन्ड बना रहा है। यहाँ पर हमें सिर्फ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने दिख रहे हैं? 2। तो हम क्या करते हैं, इसको एक्साइड करा देते हैं। किसको एक्साइड कराएंगे? 2s को एक्साइड कराएंगे। कहां पर ले आएंगे? 2p में। ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन, इसको हम यहां पर भेज रहे हैं। तो ये क्या हो गया हमारा? एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना। अब हम एक्साइट करने के बाद ये तो कौन सा शेल बन जाएगा? वैलेंसी शेल। तो इसको हम मिक्स कर देते हैं और नए सिरे से कितने ऑर्बिटल्स बना रहे हैं? टोटल 4 ऑर्बिटल्स फॉर्म कर देते हैं और सभी में वही वापिस इलेक्ट्रॉन भर देते हैं। तो ये हमारी ये सिचुएशन बन जाएगा, उसमें सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा। तो ये हमने कौन सा स्टेप कर दिया? ऑल द फ्रीली फिल्ड एंड अनफिल्ड ऑर्बिटल्स आर मिक्स्ड। तो हमने सेकंड स्टेप कर दिया। ये हमने क्या कर दिया था? फर्स्ट स्टेप। अब ये हमने क्या कर दिया? सेकंड स्टेप। अब सेकंड स्टेप होने के बाद अब हम थर्ड स्टेप पे जाते हैं। थर्ड स्टेप हमारे लिए क्या होगा? थर्ड स्टेप होगा कि उसको अरेंज करना है। तो जैसे अगर मैं कार्बन की बात करता हूं तो मैंने कार्बन के 4 ऑर्बिटल्स को अरेंज करना है। तो 4 ऑर्बिटल को अरेंज करना है और उसको मुझे क्या कंडीशन देना है? जैसे 4 कौन से ऑर्बिटल है? सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करने वाले। तो हमने जो पहले जो BSD लिखा था, अगर ये 4 बॉन्ड है तो ये चारों के चारों कौन से बॉन्ड फॉर्म करेंगे? सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेंगे। ईच एंड एवरी बॉन्ड में भी गिविंग योर सिग्मा बॉन्ड। तो टोटल ये कौन सा टाइप बन रहा है? देयरफॉर AB4 ये टाइप बन गया। और अगर AB4 टाइप है तो उसका शेप क्या था? टेट्राहेड्रल। तो आपको वो याद कर लेना है पूरा टेबल। और अगर ये टेट्राहेड्रल हो गया तो अब हमारे पास सिचुएशन क्या है? हमने अरेंज तो कर लिया। अब हम फोर्थ पॉइंट पे जाते हैं। तो जैसे मीथेन था तो वापस में लिख रहा हूं कार्बन, उसके 4 ऑर्बिटल, 4 अलग अलग डायरेक्शन में, हर एक के साथ हाइड्रोजन का एक एक ऑर्बिटल। अब हाइड्रोजन के एक एक ऑर्बिटल में था तो वहां पर शेयरिंग होना शुरू हो जाएगा। और अगर शेयरिंग होना शुरू हो रहा है तो ये कौन सा शेप दे देगा? टेट्राहेड्रल शेप दे देगा। ठीक है। तो यहाँ पर हमने उसको एक्सप्लेन कर दिया किसके एग्जाम्पल को? मीथेन के एग्जाम्पल में। नाउ अब अगर हमें पाई बॉन्ड फॉर्म करना है तो नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट क्या आता है? फिफ्थ पॉइंट आता है, फॉर पाई बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है। पाई बॉन्ड फॉर्म करना है तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है? वन हाफ filled p orbital is kept out of hybridization. ठीक है। अब ये जो होगा ये बाहर रखा जाएगा और पाई बॉन्ड हमेशा एक एटम के बीच में नहीं बनेगा, 2 एटम के बीच में बनेगा। वन हाफ फिल्ड p orbital is kept out of hybridization in both the atoms between whom pi bond is formed. Clear? तो ये जो सिचुएशन है, वन हाफ फिल्ड p orbital is kept out of hybridization in both the atoms between whom pi bond is formed. ये जो सिचुएशन है ये आपको खास एग्जाम्पल में एक्सप्लेन कर देता हूं। दैट इज C2H6। अब C2H6 का मतलब है 2 कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड है और 4 हाइड्रोजन है। ठीक है ना। एग्जैक्टली स्टेप 1 वही का वही हो जाएगा क्योंकि कार्बन की बात हो रही है। स्टेप 2 भी वही होगा, बट स्टेप 2 में जो चेंज आएगा, अब डायरेक्टली मैं स्टेप 2 की बात करता हूं। ठीक है। अब स्टेप 2 जो होगा वहां पर ये कौन सा है? 1s है। अब 2s एंड 2p जो था, 2s एंड 2p, ये 2s है, ये 2p है, ये एक हमने एक्साइड तो कर लिया। बट जब मिक्स करेंगे तब 2s और 2 ही p को लेंगे। ये p को क्या कर रहे हैं? आउटसाइड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन कर रहे हैं। तो हमारे सिचुएशन अभी वैलेंसी शेल नहीं है, इसको हटाते जा रहा हूं। हमारे क्या मिलता जाएगा? 1 2 3। हमें ऐसे 3 एंड 1 ऑर्बिटल सेपरेटली, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक और यहाँ पर एक। ये कौन सा होगा? ये कहलाएंगे हाइब्रिड। ठीक है। और ये क्या कहेगा?
ये सिचुएशन में हमने क्या किया था, एक S मिलाया था, 3 P मिलाए थे, टोटल कितने मिलाए थे 4, तो वापिस भी कितने मिले 4, तो ईच एंड एवरी ऑर्बिटल विल बी कॉल्ड एज sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। यहां पर हमने क्या किया, एक S और 2 ही P को मिलाया है, तो हमारे पास टोटल हाइब्रिड कितने मिलने वाले 3, तो इसको क्या कहा जाएगा sp2, और ये तो अनहाइब्रिडाइज्ड है, अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल। ठीक है, ये पॉइंट एकदम समझ में आ गया। तो अब हम अगर शेप की बात करते हैं तो एक कार्बन लेता हूं, उसके हाइब्रिड कितने हैं 3 ही है, तो ये टाइप कौन सा बन जाएगा, अगर sp2 है 3 ही हाइब्रिड है तो ये बन जाएगा ab3 टाइप हर एक कार्बन का। तो हर एक कार्बन पे मुझे 3 ही ऑर्बिटल प्लेस करते जाने हैं। ठीक है, और सेकेंड जो कार्बन होगा उसका भी 3 ऑर्बिटल प्लेस करने पड़ेंगे, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। यहाँ पर कौन आ जाएगा, हाइड्रोजन आना शुरू हो जाएगा, और इन दोनों के एक एक p ऑर्बिटल जो कि इस प्लेन को परपेंडिकुलर होंगे, तो उसको मैं ऐसे शो कर रहा हूं, इसका और ये ऐसे। तो यहां पर क्या बन जाएगा, पाई बॉन्ड। ठीक है, तो ये कौन सा है, पाई बॉन्ड है, और बाकी कौन से हैं, सिग्मा है। तो ये हमारे लिए क्या शेप बन गया, C2H6। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज पॉइंट ये है कि आपको सबसे पहला काम ये करना पड़ता है कि कोई भी आपको एक मॉलिक्यूल दिया जाएगा, उस मॉलिक्यूल में उसका शेप क्या है, ठीक है, वो पहुंचना है आपको। शेप पहुंचने के लिए आपको यही सब चीजें करनी पड़ती है, और एक बार आप करना शुरू करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये मॉलिक्यूल का यही एक पैटर्न जाएगा। ठीक है, तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है, वीबीटी में उतरते ही सबसे पहले उसका हाइब्रिडाइजेशन आइडेंटिफाई करना है। अब जैसे ही आप हाइब्रिडाइजेशन आइडेंटिफाई करोगे तो आपको 2-3 चीजों का साफ साफ पता चल जाएगा। पहला चीज पता चलेगा कि क्या उस सेंट्रल एटम पर, उस सेंट्रल एटम पर कोई लोन पेयर है या नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज, क्या उस सेंट्रल एटम पर कोई पाई बॉन्ड है या नहीं है। क्लियर ना, एंड तीसरी चीज कि उस सेंट्रल एटम पर टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं। क्लियर, उस पूरे डेटा से आप क्या निकाल सकते हैं, जैसे आपने हाइब्रिडाइजेशन दिखा तो आपके पास ये डेटा जनरेट हो गया ना। अगर लोन पे होता, जैसे अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पर मैंने हाइब्रिडाइजेशन ये क्या लिखा, sp3 लिखा, और टोटल कितने बॉन्ड्स हैं, 4 ही बॉन्ड्स हैं, ये टोटल चारों के चारों बॉन्ड है, सिग्मा है, कोई लोन पे तो है नहीं, तो यहाँ से मैं कंट्रोल, यहीं से मैं कंट्रोल कर सकता था कि ये कौन है, ab4 टाइप है, और अगर ये ab4 है तो डायरेक्टली मैंने यहाँ पर ab4 डायरेक्टली मैं ऐसे बोल सकता हूँ टेट्राहेड्रल है। बट यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो मुझे क्या पता चला, 3 ही हाइब्रिड है, तो वो क्या होगा sp2, और अगर ये sp2 है तो sp2 का शेप क्या होगा, ट्राइगोनल प्लेन है। क्लियर, ये आपको डायरेक्टली कंट्रोल करते जाना है। वैसे बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हैं जहां पर आपको डायरेक्टली आ जाएगा ना। आपका पहला जो स्टेज होता है वो होता है कि आपको उसका हाइब्रिडाइजेशन प्रेडिक्ट करना है एट टू मैक्सिमम एक्यूरेसी। ठीक है, आप एक बार हाइब्रिडाइजेशन प्रेडिक्ट कर देते हो, तब उसके बाद फिर नेक्स्ट लेवल आता है जहां पर हम क्या करते हैं, फिर उसके बाकी पैरामीटर्स पर जाना शुरू करते हैं। ठीक है, तो बाकी पैरामीटर्स में से वापस हम एक पुराने पैरामीटर पर आते हैं, एंड दैट इज डाइपोल मूवमेंट। ठीक है, तो वीबीटी से हमारे पास क्या क्या पता चला, एक पता चला है कि उसका सिचुएशन क्या होगा, दैट इज हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। हाइब्रिडाइजेशन आपको बाकी सारा डेटा बताना शुरू करेगा कि वो कौन सा डेटा है। एंड नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो वो हमें बताएगा कि वो शेप क्या हो सकता है। अब एक बार आपको शेप पता चल जाता है, फिर आप उसके पैरामीटर्स को डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, एंड माइंड वेयर आपको शेप के लिए आप लॉजिक पर लगाइए, वो टेबल है उसको याद कर लीजिए, सिंपली बता रहे कि ये हाइब्रिडाइजेशन है, ये टाइप है, तो सीधा सीधा ये शेप आएगा। वो आपके लिए बहुत टाइम सेविंग होगा, अगर आप ये टाइम सेव करना चाहते हैं एग्जाम में तो वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा ना।
विद मोर देन वन बॉन्ड, जैसे अगर ए और ये बी और ये बी प्लेस करता हूँ, ठीक है, या फिर सेकंड टाइप लेता हूँ जिसमें ये लीनियर है। अब मैं ए बी टू ही है, बट एक लोन पेयर आ गया, ये दोनों टाइप्स पर। अब इन दोनों टाइप्स में या फिर इसके अलग बहुत सारे टाइप्स पॉसिबल है, तो उस सब में से हम ये देखना चाहते हैं कि डायपोल का क्या रहेगा ना। आपको दो चीजें ध्यान रखनी है अगर आपको मल्टीपल बॉन्ड्स वाला है। सबसे पहला शेप क्या होगा, बट शेप आप तभी पहुंच सकते हो जब आपके पास कौन कौन है। सबसे पहला हाइब्रिडाइजेशन है, दूसरी चीज हाइब्रिडाइजेशन के बाद क्या है, टाइप क्या है, उस हाइब्रिडाइजेशन एंड टाइप से आपको क्या मिल जाएगा, शेप। सेकंड आपको डेटा लेना होता है पोलैरिटी ऑफ ईच बॉन्ड, ठीक है। ये आपको कहां से पता चलेगा, ये आपको पता चलेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से। माइंड वेल, एक्चुअल वैल्यू से ज्यादा डिफरेंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहला आपको चीज क्या करना पड़ा कि शेप क्या है। शेप आपको कैसे पता चलेगा, जो कि हम बीबीटी में हम क्या कर रहे हैं, शेप ही तो बता रहे हैं। बीबीटी में हाइब्रिडाइजेशन बता देंगे, हाइब्रिडाइजेशन के बाद टाइप आइडेंटिफाई कर देंगे कि कौन सा टाइप है, AB4 है, AB3E है, AB2 है या AB2E है, जो भी टाइप है, ठीक है ना। एक बार आपके पास शेप आ जाता है, फिर उसके बाद बॉन्ड्स, जो इंडिविजुअल बॉन्ड्स है, पोलैरिटी ऑफ ईच बॉन्ड, पोलैरिटी ऑफ ईच बॉन्ड मतलब जितने भी बॉन्ड पॉसिबल है उन सभी बॉन्ड्स का आपको पोलैरिटी आइडेंटिफाई करना है, ठीक है ना। जैसे अगर मैंने ये दो एग्जांपल देता हूं, ये जो टाइप है ये बेसिकली टाइप बन रहा है AB2, ठीक है, बट ये जो टाइप है इट इज बेसिकली AB2E, ठीक है। लिखते वक्त आप दोनों ये ही लिखोगे, याद रखना AB2 ही लिखोगे, क्योंकि हम लोन पेयर को किसी भी फॉर्मूला में प्रेजेंट नहीं करते। जैसे मैंने लिखा NH3 में तो मैंने ये नहीं लिखा, मुझे तो देखते भी पता क्या चल रहा है, वो AB3 टाइप का होगा, बट इट इज बेसिकली विद अ लोन पेयर। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे मैं लिख रहा हूं NH3 और दूसरा लिखता हूं BH3, अभी दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। NH3 इज बेसिकली AB3E and BH3 is in fact AB3, तो एग्जैक्टली वहां पर हो रहा है। इसमें एक लोन पेयर है और इसमें लोन पेयर नहीं है, पर ये हमें कहां पता चलेगा, बीबीटी से, ठीक है। तो ये आपको करना पड़ता है ना। नेक्स्ट हम आते हैं पोलैरिटी ऑफ ईच बॉन्ड एंड थर्ड पॉइंट जिसको हम डिस्कस करते हैं वो होता है कि द रिजल्टेंट पोलैरिटी ड्यू टू ईच बॉन्ड पोलैरिटी। इनफैक्ट एक दूसरे पर क्या असर करेगा, ये जो बॉन्ड है, ये जो मॉलिक्यूल है, इसमें ए और बी, हमने बी को ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव लिया है, तो इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, डेल्टा माइनस, इस पर भी डेल्टा माइनस और इस पर होगा डेल्टा प्लस। अब ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड की जो पोलैरिटी है वो इस डायरेक्शन में मूव करेगी, इस बॉन्ड की पोलैरिटी इस डायरेक्शन में मूव करेगी। तो दो वेक्टर्स ऑफ सेम मैग्नीट्यूड, एंड क्या है, सेम है, टू वेक्टर्स ऑफ सेम मैग्नीट्यूड आर एट 180 डिग्रीज टू ईच अदर, तो द रिजल्टेंट डायपोल कितना आ जाएगा, इसका म्यू कितना आ जाएगा, 0, ठीक है। बट यहां पर अगर मैं बात करता हूं तो इधर माइनस है, इधर माइनस है, तो इसका जो वेक्टर होगा वो इस डायरेक्शन में जाएगा, इसका जो वेक्टर होगा वो इस डायरेक्शन में, तो दोनों का जो रिजल्टेंट है वो समवेयर बिटवीन ये इस डायरेक्शन में आएगा। दैट मींस यहां पर जो दोनों की जो पोलैरिटी है, बॉन्ड पोलैरिटी, वहां पर ऐड अप हो रही है और यहां पर दोनों की पोलैरिटी सब्सट्रैक्ट हो रही है, तो यहां पर जो डायपोल आएगा वो होगा नॉन जीरो। क्लियर ना। माइंड आपको वैल्यू कैलकुलेट नहीं करना है, मेडिकल में कभी भी डायपोल कैलकुलेट करने के लिए नहीं आएगा, बट आपको प्रेडिक्ट करने के लिए आएगा कि किसका ज्यादा है किसका कम है, ठीक है। अब ये जो दोनों एग्जांपल्स के बाद में तीसरा एग्जांपल ले तो रिजल्टेंट डायपोल समझाने के लिए, ठीक है। जो हमने सबसे पहला जो एग्जांपल था, फर्स्ट एग्जांपल था BF3 का लेता हूं। BF3 जो टाइप है वो बेसिकली AB3 है, जो आप वेरीफाई कर सकते हो BBT से ना। नेक्स्ट AB3 बनने का मतलब है एक बोरॉन है और
पोलैरिटी जो है, ये BH बॉन्ड की जो पोलैरिटी है एंड BF बॉन्ड, ठीक है, मैं बोलता हूँ बॉन्ड पोलैरिटी BF is very much larger than BH. Why? Because of the difference in electronegativity. But still, तीनों दोनों का वैल्यू क्या आ जाएगा? 0. ठीक है. Now, इसमें हमने मेन पॉइंट क्या फोकस करना कि दोनों में डायपोल तो 0 आ रहा है, बट इंडिविजुअल बॉन्ड पोलैरिटी लेते तो BF बॉन्ड इज वेरी मच पोलर कंपेयर्ड टू BH बॉन्ड. ठीक है. Now, सेकंड एक एग्जांपल लेते हैं, थर्ड एग्जांपल सॉरी, दैट इज NH3. तो नाइट्रोजन सेंटर पे होगा और एक लोन पेयर यहां पर आ जाएगा और 3 हाइड्रोजन यहां पर आ जाएंगे. ठीक है. तो ये जो वेक्टर है अभी ये टुवर्ड्स किसका जाना शुरू करेगा? टुवर्ड्स नाइट्रोजन जाना शुरू करेगा. और ये जो लोन पेयर है इसका वेक्टर भी अवे फ्रॉम सेंटर जाएगा. तो रिजल्टेंट जो वेक्टर आएगा वो इसी की डायरेक्शन में आ जाएगा. ठीक है. इन शॉर्ट ये तीनों का एडअप हो जाएगा इसके साथ, तो टोटल 4 का एडेड फॉर्म आएगा. तो म्यू नॉट इक्वल टू 0 एंड मैक्सिमम पॉसिबल. ठीक है. ये स्टेटमेंट समझ में आ गया. मैं मैक्सिमम की तरफ जा रहा हूं. बट अब अगर फोर्थ एग्जांपल लेता हूं उसमें लेता हूं NF3. अब NF3 में मैं सेंटर पे नाइट्रोजन लेता हूं, वापस एक लोन पेयर, एक F यहां पर, एक F यहां पर, एक F यहां पर. अब जो कि नाइट्रोजन की तरफ जा रहे थे, अब ये वेक्टर्स कहां जाएंगे? अवे फ्रॉम नाइट्रोजन. ठीक है. ये सारे के सारे कहां जा रहे हैं? अवे फ्रॉम नाइट्रोजन. बट ये लोन पेयर का तो यहां से भी जा रहा है. अब ये तीनों का रिजल्टेंट डाउनवर्ड आएगा, बट ये अपोज में है. अब तीनों का मैग्नीट्यूड इसके मैग्नीट्यूड से तो डेफिनेटली डिफरेंट है. तो म्यू जो है वो भी अगेन नॉट इक्वल टू 0 है, बट मिनिमम में आएगा. ठीक है. तो आपको ये प्रेडिक्ट करना है कि रिजल्टेंट क्या रहने वाला है इसके केस में, डायपोल के केस में. एक बार आपने डायपोल प्रेडिक्ट कर दिया तब आपको उसको आगे जाने की कोई टेंशन नहीं होती, क्योंकि उससे जो बॉइलिंग पॉइंट होता है कुछ लेवल तक ये इस पर प्रेडिक्ट करना शुरू हो जाएगा, प्योरली और डायपोल के जाना शुरू करेगा. ठीक है. तो बॉन्ड पैरामीटर्स में ये डायपोल का है. फिर ये आता है बेसिकली आयोनिक कैरेक्टर डायपोल के साथ, जो कल ही डिस्कस कर चुके हैं. हमारे जो थर्ड लेक्चर था पीरियोडिक टेबल वाला, उसमें हमने वो आयोनिक कैरेक्टर डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है. तो अब हम हमारा आखिरी थियरी पे जाते हैं एंड दैट इज MOT. MOT की अगर हम बात करते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, वो थियरी हमारे लिए बेसिकली ऐसा कुछ तो है नहीं कि बहुत डेप्थ में है. हमें कुछ सीक्वेंस याद रखना है. ठीक है. अब सीक्वेंस से रिलेटेड कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, उसको अलग से आपको बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती. आपको सर्टेन एक बेसिक चीज अपने याद कर लेते हो तो आपको सारा क्लियर हो जाएगा. नेक्स्ट हम किस पर आ रहे हैं? दैट इज MOT, दैट इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी. MOT में सिंपली उसका बैकग्राउंड क्या है? MOT का बैकग्राउंड ये है कि एक मॉलिक्यूल जो है उसके सारे न्यूक्लियस जो है वो एक साथ काम करेंगे, जिसका मतलब ये निकलता है कि all the electrons are now the property of all the atoms. जैसे कि मैंने बात करता हूँ कि अमोनिया है, अमोनिया में नाइट्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? 7 इलेक्ट्रॉन्स थे और 3 हाइड्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन. तो टोटल कितने बने? 3 हाइड्रोजन के तो 10 इलेक्ट्रॉन्स बने. तो टोटल 10 चारों की प्रॉपर्टी है. 4 मतलब कौन? 1 नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन, चारों की प्रॉपर्टी. ऐसे में अगर CO2 ले लेता हूं तो कार्बन में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने? 6 है एंड 2 ऑक्सीजन जो है उनमें हर एक में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो वो 16 और 6 22 इलेक्ट्रॉन बने. तो टोटल 22 इलेक्ट्रॉन्स इज नाउ द प्रॉपर्टी ऑफ ऑल द 3 एटम्स. 3 एटम्स कौन से? कार्बन एंड 2 ऑक्सीजन. ये बेसिक फंडा है MOT का. बट जब हम ये बेसिक पॉइंट बोलते हैं MOT में, तो आपको बेसिकली कौन से पॉइंट पर फोकस करना है? अब इसका जो बैकग्राउंड थियरी बैकग्राउंड है उसमें से क्वेश्चन आते हैं, तो आप उसका डायरेक्ट पोस्टुलेट से रीड कर लेना, आपको समझ में और डायरेक्ट टू द पॉइंट क्वेश्चन आते हैं. मेन जो पॉइंट हमें फोकस करना होता है वो होता है उसका एक ऑर्बिटल का सीक्वेंस. अभी जो ऑर्बिटल सीक्वेंस जो है वो सीक्वेंस बेसिकली क्या होता है? अब हम पहला पॉइंट लेते हैं. इफ the total number of electrons is
लेस देन 14, ठीक है, तो एक सीक्वेंस आएगा, एंड 14 से ऊपर है तो एक सीक्वेंस आएगा। अब लेस देन 14 है तो हम उसको प्रेजेंट कैसे करते हैं, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, फिर उसके बाद आता है सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, फिर उसके बाद आता है सिग्मा 2px इक्वल टू पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, और उसके ऊपर कौन आ जाएगा, सिग्मा 2pz, फिर आ जाएगा पाई स्टार 2px विच इज इक्वल टू पाई स्टार 2py, और सबसे ऊपर आ जाएगा सिग्मा स्टार 2pz, ठीक है। ये मैंने इंक्लूसिव ऑर्डर में लिखा है, ये दोनों जो है वो सेम एनर्जी में है, ये दोनों सेम एनर्जी में है, रेस्ट ऑल आर इंक्लूसिव ऑर्डर, ठीक है। एंड सेकेंड पॉइंट आपको याद रखना है, इफ द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज मोर देन 14, तो जो सीक्वेंस आएगा वो होगा सिग्मा 1s, फिर होगा सिग्मा स्टार 1s, देन होगा सिग्मा 2s, देन होगा सिग्मा स्टार 2s, फिर आएगा सिग्मा 2pz, फिर आएगा पाई 2px विच इज इक्वल टू पाई 2py, फिर उसके ऊपर आ जाएगा पाई स्टार 2px, देन पाई इक्वल टू पाई स्टार 2py, और लास्ट में आ जाएगा सिग्मा स्टार 2pz। खास ध्यान रखना 2pz का पोजीशन, सिग्मा 2pz का पोजीशन, ये क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है। एज इट इज यहाँ पर दोनों का एनर्जी सेम है, इन दोनों का एनर्जी सेम है। आपको जो भी मॉलिक्यूल दिया जाएगा वो हमेशा डायएटॉमिक ही होगा। अब वो जो डायएटॉमिक मॉलिक्यूल है, उस डायएटॉमिक मॉलिक्यूल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है वो सीधे इसमें बढ़ते जाओ, आपको सिर्फ ये देखना है कि 14 से कम है या 14 से ज्यादा है। आपके पास एक सीक्वेंस आ जाएगा, सीक्वेंस में जिस पर हमने स्टार लगा रखा है उसको कहा जाता है एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, और जिसको हमने स्टार नहीं लगाया है उसको कहा जाता है बॉन्डिंग ऑर्बिटल। तो हमारी इसमें से कंक्लूजन जो आता है, सबसे पहला आता है बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूल को, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल EBMO होल डिवाइडेड बाय 2। ये उसका डायरेक्टली क्या दे देगा, बॉन्ड ऑर्डर। जैसे कोई भी एग्जांपल दे देना आपने, जिस पर स्टार नहीं है वो क्या बन जाएगा, बॉन्डिंग, और जिस पर स्टार है वो क्या बन जाएगा, एंटी बॉन्डिंग, डिवाइड बाय क्या कर देना है उसको, 2 कर देना है, ये हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर। अब ये जो बॉन्ड ऑर्डर होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड। ये बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा उतना उसका स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। माइंड वेल, हम कभी भी इसमें कोई भी शेप की बात नहीं कर रहे हैं। एंड नेक्स्ट, आपको जो एनर्जी लेवल डायग्राम्स आते हैं, कुछ बॉक्स देते हैं, वो अभी आपको एमसीक्यूज में नहीं यूज होंगे, आपको सिर्फ यूज होगा ये सीक्वेंस, ठीक है। सीक्वेंस होने के बाद आपको ये भी देखना होता है कि सबसे पहले कि बॉन्ड ऑर्डर कितना है। बॉन्ड ऑर्डर आपको स्ट्रेट अभी किसका एग्जाम क्या इंडिकेट कर देगा, उसका स्ट्रेंथ का इंडिकेशन कर देगा, ठीक है ना। अब मैं एक एग्जांपल लेके जा रहा हूँ, दैट इज फॉर O2, ऑक्सीजन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, और उसके रिलेटेड सारे पैरामीटर्स हम डिस्कस करते जाएंगे। अब O2 की बात करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, या ग्रेटर देन 14। तो अब मेरा सीक्वेंस क्या है, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, देन सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, उसके बाद किसको लिखना पड़ेगा, सिग्मा 2pz, देन पाई 2px विच इज इक्वल टू पाई 2py, देन पाई स्टार 2px विच विल बी इक्वल टू पाई स्टार 2py, एंड सबसे लास्ट में कौन आ जाएगा, सिग्मा स्टार 2pz। अब मुझे टोटल O2 मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 16 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर मैं भरना शुरू करता हूँ तो 2 2 2 2, ये कितने हो गए, 10, 1 2 3 6 7 8 9 10, 10 के बाद इधर 2 और ये 2, ये कितने हो गए, 14। अब इन दोनों में एक, ठीक है, तो टोटल कितने हो गए, 16। अगर मैं इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालता हूँ, बॉन्ड ऑर्डर विल बी इक्वल टू, ये कुछ से कुछ बॉन्डिंग जो है उसको मैं सिर्फ हाईलाइट करते जा रहा हूँ, ये बॉन्डिंग है, ये बॉन्डिंग है, ये दोनों बॉन्डिंग है, ये बॉन्डिंग है, ये दोनों एंटी बॉन्डिंग है। तो 2 and 2 4, 4 and 2 6 and 2 8
माइनस ये कितने हैं 2 2 4 एंड ये कितने हैं 6, ये तो 0 है, तो ये टोटल कितने हुए 10 माइनस ये टोटल 1 2 3 4 1 2 3 4 5 एंड 6, 10 माइनस 6 बाय 2 दैट इज इक्वल टू 2। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया 2 आ गया, ठीक है ना। अब हम सेकंड क्या करते हैं O2 प्लस कर देते हैं। O2 प्लस मतलब कितना हो जाएगा 15 इलेक्ट्रॉन्स, अभी भी सीक्वेंस यही मेंटेन रहेगा, बट O2 प्लस मतलब एक इलेक्ट्रॉन हटाना है, तो मैं सिर्फ कहां से हटा रहा हूं यहां से। तो यहां पर मैं लिखते कि ये पूरा सीक्वेंस नहीं लिख रहा, सिर्फ यहां पर क्या करने मेंशन कर रहा हूं इलेक्ट्रॉन रिमूव कहां से हुआ है, इलेक्ट्रॉन रिमूव्ड फ्रॉम पाई स्टार टू पी एक्स, पाई स्टार टू पी वाई, ठीक है। तो बॉन्डिंग है कि एंटी बॉन्डिंग है, ये एंटी बॉन्डिंग है, तो इसका जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो बॉन्डिंग को टच नहीं किया, एंटी बॉन्डिंग में से एक कम हो गया, तो 10 माइनस 5 बाय 2 दैट इज 2.5। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं O2 2 प्लस, ये अभी भी कितना हो गया 14, तो अब और एक इलेक्ट्रॉन अगर मैं हटाता हूं तो ये क्या हो जाएगा, ये 2px हटेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स removed from pi star 2px and pi star 2py, ठीक है। अब बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा, बॉन्डिंग से तो हटाएंगे, 10 माइनस ये दोनों हट गए, तो 4 by 2 दैट कम्स आउट टू बी 3.0। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं O2 माइनस, तो ये हो जाएगा 17 इलेक्ट्रॉन। अब O2 माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, इन दोनों में से किसी एक में, तो इलेक्ट्रॉन एडेड इनटू पाई स्टार 2px, तो बॉन्ड ऑर्डर अब क्या हो जाएगा, हमने वापस 10 माइनस, अब ये 6 जो था 6 की जगह 4 हो जाएगा, 7 by 2 ये हो जाएगा 1.5 एंड नेक्स्ट O2 2 माइनस ये हो जाएगा 18 इलेक्ट्रॉन्स। अब दोनों इलेक्ट्रॉन कहां ऐड होंगे, इन दोनों में, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स एडेड इनटू पाई स्टार 2px एंड पाई स्टार 2py, तो बॉन्ड ऑर्डर वापस ये यही बढ़ेगा, तो 10 माइनस 8 by 2 दैट विल कम आउट टू बी 1.0। तो आपको बॉन्ड ऑर्डर का वैल्यू ये 2.5, ओरिजिनल कितना है 2, then 3, 1.5, 1, सीधा सीधा आप सीक्वेंस लगा के जाओ, आपको स्टेबिलिटी का सीक्वेंस आ जाएगा, आपको सारा बॉन्ड स्टेट का सीक्वेंस आ जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर का आपके पास सीक्वेंस है। क्वेश्चन क्या पूछते हैं कि ये जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस के जनरल पूरा का पूरा क्वेश्चन लेंथी क्वेश्चन बनता है, आपको ये पूछा जाता है कि जैसे मैं बोलता हूँ कि O2 माइनस में एक इलेक्ट्रॉन जो ऐड हुआ है वो किस में ऐड हुआ है, ठीक है, तो आपको सीक्वेंस तो पता करना ही है, डायरेक्ट आंसर आपके पास है, इलेक्ट्रॉन कहां पर ऐड हुआ, इन दोनों में से कहीं एक पर, मैंने इक्वल लिखा है तो किसी एक पे भी ऐड हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या फिर अगर मैं बोलता हूं कि O2 प्लस में हमने जो इलेक्ट्रॉन रिमूव किया है वो कहां से रिमूव किया है, ठीक है, तो डेफिनेटली कहां से रिमूव किया, या पाई स्टार टू पी वाई या फिर पाई स्टार टू पी एक्स, दोनों में से किसी एक में से हम रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का जो भी क्वेश्चन आएगा वो प्योरली याद रखना, आपको ये सीक्वेंस बेस्ड ही क्वेश्चन आएगा, बाकी कोई क्वेश्चन नहीं आ सकता, और सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन का मतलब है उसके रिलेटेड सारे जो आगे जाकर जो टॉपिक्स जनरेट होने वाले हैं, ठीक है। और लास्ट में अभी हमारे पास जो टॉपिक बच जाता है वो होता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग वैसे देखा जाए तो बॉन्ड ऑफिशियली बॉन्ड तो नहीं है, बट इट इज समवेयर वेरी क्लोज टू अ वीकेस्ट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है कि हाइड्रोजन पर एक नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, एक पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, और एक वो जिससे कनेक्टेड है वो सिग्मा बॉन्ड है, एक सेकेंड एलिमेंट होना चाहिए, और वो सेकेंड एलिमेंट उसका हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, एंड दैट टू विद अ स्मॉल साइज। ये दोनों मिलकर पॉइंट ये हो जाता है कि हाइड्रोजन पर बहुत इंटेंस प्लस चार्ज आएगा, और फ्लोरीन या नाइट्रोजन या ऑक्सीजन ये तीन इम्पैक्ट माना जाते हैं, तो इन तीनों पर इंटेंस नेगेटिव चार्ज आएगा। ना एक
तो डायपोल मोमेंट ही जनरेट हो रहा है एक्चुअली, वो पोलैरिटी जो जनरेट हो रही थी उसी की बात हो रही है। तो हमारे हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो एक एक्सट्रीम केस ऑफ डायपोल बन जाएगा, मतलब बहुत ही इंटेंस डायपोल है तो उस वक्त सिचुएशन आएगा, उसको क्या कहा जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड अलग अलग, आपको क्वेश्चन क्या पूछा है हाइड्रोजन बॉन्ड में, सबसे पहला कि किसमें पॉसिबल है किसमें नहीं, ठीक है। अगर किसी में पॉसिबल है तो बॉइलिंग पॉइंट एज यूजुअल ऊपर हो जाएगा, और अगर किसी में बॉइलिंग पॉइंट डायपोल नहीं है या मिनिमम पे आ रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड कम हो रहा है, तो उसके कारण डायपोल्स का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम हो जाएगा। तो हाइड्रोजन बॉन्ड में आपको ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि इंटरमॉलिक्यूलर है कि इंट्रामॉलिक्यूलर है। अगर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर सकता है बट इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, तो वो डेफिनेटली हाइड्रोजन बॉन्ड तो फॉर्म करेगा, बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होगा। बेस्ट एग्जांपल इज ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल एंड पैरानाइट्रोफिनॉल। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, पैरानाइट्रोफिनॉल both are capable of forming hydrogen bond, but orthonitrophenol is forming a intramolecular hydrogen bond, while the पैरानाइट्रोफिनॉल is forming a intermolecular hydrogen bond। इंट्रा है इसके कारण ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल जो है वो प्योरली बहुत कम बॉइलिंग पॉइंट शो करेगा कंपेयर टू दैट ऑफ अ पैरानाइट्रो, ठीक है। आप कोई मॉलिक्यूल वोलेटाइल है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल वोलेटाइल है, मतलब बहुत कम बॉइलिंग पॉइंट शो कर रहा है, उसके लिए टेक्निकल टर्म हम यूज करते हैं, वो बोला जाता है स्टीम वोलेटाइल। ये टर्म याद रखना, स्टीम वोलेटाइल मतलब और कुछ भी नहीं है, एक सिंपली वो बात कर रहे हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं जिसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम है। एंड स्टीम वोलेटाइल ये टर्म जानबूझ के इसलिए यूज किया जाता है बिकॉज ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर फ्लेमेबल, तो डायरेक्टली उसको फ्लेम के कांटेक्ट में नहीं ला सकते बॉइल करने के लिए, इसलिए प्रोसेस यूज किया जाता है, इसको कहा जाता है स्टीम डिस्टिलेशन। तो यहाँ पर वो टर्म वहीं से डिराइव्ड है, उसको कहा जाता है स्टीम वोलेटाइल, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड का जो क्वेश्चन आएगा, पहला कि पॉसिबल है, तो दूसरा क्वेश्चन उठता है कौन सा, इंटर की इंट्रा। अगर इंट्रा है तो बॉइलिंग पॉइंट कम रहेगा, इंटर है तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा रहेगा। नेक्स्ट हाइड्रोजन बॉन्ड के केस में आता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड किसमें ज्यादा पावरफुल होगा। हमारे पास दो मॉलिक्यूल्स है, तीन मॉलिक्यूल्स है, सभी में हाइड्रोजन बॉन्ड है, बट सबसे पावरफुल किसमें है, स्ट्रॉन्गेस्ट किसमें है, या फिर ये बोला जाता है कि पावरफुल होने के साथ साथ सेकंड क्वेश्चन है सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका है। तो बॉइलिंग पॉइंट इनफैक्ट सिर्फ पावर पर ना जाते हुए, स्ट्रेंथ पर ना जाते हुए एक्सटेंड पर जाता है। मतलब जैसे अगर मैं बोलता हूँ H2O, दो ही हाइड्रोजन है, बट अमोनिया की बात करते हैं तो तीन तीन हाइड्रोजन है, ठीक है, और HF की बात करते हैं तो सिंगल ही हाइड्रोजन है। तो अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट की बात करता हूँ तो सबसे ज्यादा आ जाता है H2O का, उससे कम आ जाता है HF का, और अमोनिया का तो बहुत ही कम आता है। सीक्वेंस में मिसमैच हो रहा है। रीजन उसका ये है कि H2O भले दो हाइड्रोजन है पर वो सिमेट्रिकली सारे